हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज फिर से लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। किसके? ES 301। यस, जो बीटेक थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं हमारे, उनका सब्जेक्ट है क्या? एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं इस चैप्टर से। इसमें आउटकम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आउटकम्स क्या है। तो कुछ डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लास्ट 10 ईयर में जितने भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए वही लेकर आई हूँ। तो विदाउट डूइंग लेट जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम ट्रिपल ई भी बोलते हैं इस यहाँ पर सब्जेक्ट को, और ES 301 इज योर पेपर कोड। और चैप्टर का नाम, सब्जेक्ट का नाम जो है वो आप जानते ही हैं, दैट इज व्हाट? एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए आपके सामने बहुत सारे पूरे ईयर के क्वेश्चन 10 ईयर के हैं, मैंने 10 ईयर पेपर से निकाला है। अभी मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो 3 ईयर का पेपर भी मैं आपको दिखाने वाला। 3 ईयर के पेपर किस टाइप के आए हुए थे, तो देखिए 2009 एंड 2011 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, 16 में, 12 में, बहुत सारे ईयर में क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब क्वेश्चंस पूछे कैसे गए हैं, देखिए सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लाइक एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री ऑब्लिक रीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन देखो बच्चों आते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है। फिर अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज लिंक्ड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी और रिसोर्सेज एंड देयर कंजप्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आप समझ रहे हैं बच्चों कि कैसा इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं, लाइक व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या सोलर एनर्जी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ना है। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एनवायरमेंट। यहाँ पे आपके सामने देखिए, व्हाट इज एन एनवायरमेंट and list various segment of environment। that is very nice, है ना। ये तो डायरेक्ट है, आप कर लोगे कि environment होता क्या है और इसके जितने various segments है उनको आपको define करना है। define environment, how man affect his environment। पहले तो एनवायरमेंट को बताइए और मनुष्य के द्वारा कैसे अफेक्टेड हो रहा है आपका एनवायरमेंट। यहाँ पर मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो इम्पैक्टफुल है, मतलब कि पूछे इसका आउटकम क्या है, इम्पैक्ट क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरीके के इसको जस्टिफाई कीजिए, स्टेटमेंट को क्लियर कर दीजिए। मतलब इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे गए। 2012-16 में क्वेश्चन था, डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफाइन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑल्सो। उसको इस तरीके से भी पूछा गया है। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन, देखिए आपके सामने है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इफ योर लक इज योर, तो वही वाली बात है कि फिर तो आपके लिए ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि भाई हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे डायरेक्ट, क्योंकि मैं 3 साल का जो पेपर देख रही हूँ बच्चों, लास्ट 3 ईयर का, वो मैं आपको दिखाऊंगी पेपर। उस पेपर में ऐसा ही है, वहां पर बहुत ही लॉजिक तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, हर चीज को जस्टिफाई करने को बोला गया है। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज एनर्जी, राइट वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप बता देंगे। फिर आगे आ गया, डिस्कस रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल इन एनर्जी सिनारियो ऑफ इंडिया अलोंग विद देयर एनवायरमेंटल थ्रेट्स। ठीक है, 2013 में भी पूछा गया और बाद में भी रिपीट हुआ है। तो हर ईयर का मैंने मेंशन किया हुआ किस तरीके से क्वेश्चन है। आगे देखिए, डिस्कस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स विद एग्जांपल। ठीक है ना। आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन देम विद सुटेबल एग्जांपल। ओके, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, what are the different form of which energy from biomass can be used। ठीक है ना, तो आपको वो डिफरेंट फॉर्म भी बताने हैं। 8 में, 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट विंड एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी हो गया है। राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन सोलर एनर्जी, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी की लिमिटेशंस और इंपॉर्टेंस बतानी है। तो देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब दे लेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत घुमा फिरा के पूछे हुए, तो आप इस चैप्टर के जितने भी हैं ना, इनको प्लीज एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज लास्ट 10 ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं।
हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कैसे हम सोलर एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, एंड वाटर हीटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ सोलर वाटर हीटिंग, सोलर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, 2011 में बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट अबाउट सोलर फोटोवोल्टिक सेल, तो फोटोवोल्टिक सेल के बारे में पढ़ लीजिएगा भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। ओके, इसके बारे में बताना है। डिस्कस इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। क्या अब समझ में आ रहा है? देखिए, आपको न्यूक्लियर एनर्जी पता है, ये बहुत इजी है, डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है डिस्कस इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को समझाना पड़ेगा। ओके, डिस्कस प्रेजेंट स्टेटेड एज वेल एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अलोंग विद मेन एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स यहाँ पे लिखा है, ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। ठीक है ना, तो ये भी देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा है। पर प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आप हिंदी मीडियम को तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश में लिखिए। हिंदी वाले इंग्लिश में लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल रहता है, इसमें लिखना होता है, और आपका खुद का अपने ओन लैंग्वेज में भी आप लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा के लिखिए, तब आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। नहीं तो ट्रिपल ए, आपकी जो ट्रिपल ए का पेपर है इसमें बच्चे फेल होते हैं अच्छे खासे, पता है आपको। दैट इज ट्रू। डिस्कस हाइड्रोजन एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूचर रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा है क्या? है तो कंबस्टेबल, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूचर रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनर्जी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको बताना है। व्हाट आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी जो है उसके 4 टाइप्स आपको बताने हैं। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए जून में। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम, ये भी देखिए जून में पूछा गया है। एक साथ 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं भी आपको पेपर भी दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, देखिए 22 में पूछा गया है। फिर गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ साइट सिलेक्शन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, देखिए जून 2024 में पूछा गया है। अगेन देखिए जून 2024 यहाँ 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल बेसिन एंड डबल बेसिन टाइडल प्लांट, टाइडल एनर्जी है उसके ऊपर देखिए आ गया, टाइडल प्लांट को बताना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टाइडल पावर प्लांट, देखिए ये भी जून 2024 में पूछा गया बच्चों क्वेश्चन। व्हाट इज एन एनर्जी कंजर्वेशन, राइट डाउन डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अगेन 2024। देखिए जो मैंने केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखा था बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट ये 3-4 साल के बहुत रिपीट हुए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो इस साल नहीं आएगा, भाई आ सकता है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, सब पढ़ के जाइए, कोशिश करिए, वही वाली बात है 3 से लेके 3.5 यूनिट पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद जो रिमेनिंग यूनिट है उसमें आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन, राइट डाउन डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, देखिए जून में पूछा गया है। अब देखिए 23 में भी पूछा गया है, 23 के देखिए लगातार यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है। व्हाट आर द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, दिसंबर 2023 में पूछा गया है। हाउ कैन आर एनर्जी सिस्टम बी मोर अर्थ फ्रेंडली, समझ रहे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं बच्चों। आरजीपीवी का क्वेश्चन दिसंबर 2023 में ही पूछा गया है ये। What are the challenges for the implementation of geothermal energy power generation system, दिसंबर 2023 में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। Explain in your words how for is research, वो लिखा है हाउ हो गया है, in the field of combined solar panel PV and thermal, इसके ऊपर पूछा गया देखिए 2023 में। मतलब आप देख रहे हैं कि 22, 23, 24 का एक साथ दिया हुआ है, और आप देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, पेपर दिखाऊंगी, पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये। एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, ये तो हो गया। व्हाट इज एनर्जी, डिस्कस द एनर्जी सिनेरियो गिवन इट्स एम्फेसिस ऑन सोर्सेज एफिशिएंसी एंड स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है व्हाट इज एनर्जी, आप बहुत इजी समझा चुके हैं, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, है ना, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर लोगे, बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द एनर्जी सिनेरियो गिविंग एम्फेसिस ऑन सोर्सेज एफिशिएंसी एंड स्टोरेज, ठीक है। इसके ऊपर ना बहुत अच्छी बुक्स बन है बच्चों, बहुत सारी बुक्स है ट्रिपल ई की, उसमें से जरूर पढ़िएगा, आपको फायदा होगा। एक्सप्लेन ब्रीफ नोट ऑन विंड एनर्जी, मतलब आपने देखा 32 क्वेश्चंस है ये, पिछले 10 सालों में मैंने 32 क्वेश्चंस बच्चों ये दिखाए हैं आपको, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, तो भाई इनके अलावा कहीं नहीं आने वाले हैं, ये 32 क्वेश्चंस पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आप आ जाते हैं हम सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं, तो सेकंड यूनिट की भी हम बात करते हैं।
तो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन ये बहुत इजी है, 2016 में पूछा गया था। डिफाइन इकोसिस्टम, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोर्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। अब इसमें आपको इकोसिस्टम समझाना क्या है, बहुत ही बढ़िया है, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को बताना है। डिफाइन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। ओके, दैट इज आल्सो वेरी नाइस, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड देखिए यहाँ पे, एंड फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है ये, प्रोड्यूसर्स, कंपोजर एंड डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर। हम सब क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इनका डायग्राम भी है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम करके है, उसको जरूर एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, भी आप देखेंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन आ गया। एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग इट्स डिफरेंट पार्ट्स यूजिंग ए सिस्टमेटिक डायग्राम। डायग्राम को बताते हुए आपको करना है। एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, जो आपको ये सब्जेक्ट है ट्रिपल ई, इसमें बच्चों जितना आप डायग्राम बनाओगे, है ना, डायग्राम बनाइए, हेडिंग डालिए, उसको हल्का हल्का आप एक्सप्लेन करिए, तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम तो बिल्कुल अवॉइड मत करना, कोशिश करो डायग्राम बनाने की। पेंसिल बनाना, पेंसिल नहीं बनाना, मार्क्स कट जाएंगे। ओके, फिर है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब वाटर साइकिल इन नेचर। जितने भी साइकिल्स हैं पढ़ लीजिए, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, भाई पूछे जाते हैं, कोई ना कोई आ ही जाएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बन साइकिल, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर, what are the biogeochemical cycle, okay, describe the nitrogen cycle। जितनी भी साइकिल्स है ना, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में ही आती है, उनमें ही आएगा आपका नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, सबको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। देखो कितने क्वेश्चन साइकिल के ऊपर आ रहे हैं, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है, न्यूट्रिशन लेवल है। ओके, तो वो ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 उसको करके उसका डायग्राम जरूर समझाइएगा। डायग्राम से ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। व्हाट इज फूड चेन, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फूड चेन का डायग्राम बना लिएगा। और वेरियस टाइप्स जो है उन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल साइकिल्स विद नीड डायग्राम। जितने भी नेचुरल साइकिल आपकी जो है मेनली स्पेशली, उसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन 2010 में पूछा गया था। ड्रॉ नीड स्केच ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, फिर से पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज एन, मतलब मैं 3 साल के क्वेश्चन देख रहे ना, ऊपर जो पहले थे सालों में बड़े इजी क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखो थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज एन इकोसिस्टम इवॉल्व्ड, ओके, राइट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इसके डिफरेंट कंपोनेंट को बताओ। हाउ इज बैलेंस मेंटेन्ड इन इकोसिस्टम, इसका जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन्ड रहेगा। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, एन इकोसिस्टम विद लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट हेल्दी। समझ में, इस स्टेटमेंट को आपको ना जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से 1-2 बार समझने की कोशिश करना बच्चों, जल्दबाजी मत करना कि जो पढ़ा है लिख लिया है, ठीक है ना। मेरे जैसा कोई टीचर होगा तो बड़े ध्यान से देखेगा कि जिस क्वेश्चन है उसका आपने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट इज फूड चेन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फूड चेन, इट इज वेरी इजी। और देखो ये 24 में पूछा गया है। एक्सप्लेन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये भी 24 में पूछा गया है, आप इजीली समझा देंगे। कब, जून में पूछा गया, देखिए ये। राइट ब्रीफ नोट ऑन इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड में डायग्राम को बनाते हुए, उस पिरामिड को बनाते हुए, और तब आप बताइएगा। देखिए अब ये फिर से क्वेश्चन आए हैं, डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ एन इकोसिस्टम, ओके, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक डायग्राम। देखो भाई, जहां डायग्राम पूछा है वहां तो बनाना ही है, लेकिन जहां डायग्राम नहीं पूछा है ना, वहां भी डायग्राम बनाओ, मार्क्स बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। What are the indicators, tools and techniques of diagnosis, ठीक है ना, prognosis and therapy, treatment of ecosystem health। ये देखिए 2023 में दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन ब्रीफ नोट ऑन डेजर्ट इकोसिस्टम, वेरी इजीली कर लोगे। तो आपने देखा ये 22, 23, 24 में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब 22 में देखिए यहाँ पर मुझे एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफ नोट ऑन डेजर्ट इकोसिस्टम। इस मतलब देखा जाए तो क्या मतलब कि इकोसिस्टम से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, फर्स्ट वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2023 में देखिए 22 में एक क्वेश्चन ये है, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 23 में देखिए क्वेश्चन एक ये वाला पूछा गया है, और 24 में आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये कौन से चैप्टर को ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब चाहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आए। तो भाई पढ़ना जरूरी है, 3 से 3.5 यूनिट आप जरूर पढ़ लीजिए। अब आपका यूनिट 3 का है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। पहले क्या था, इकोसिस्टम में ही बायोडाइवर्सिटी का भी चैप्टर था, अब इनको अलग अलग करेंगे। बायोडाइवर्सिटी अपने पे बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और बहुत कुछ समझने को है उसमें, बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ जानने को है।
तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखिए लिखा है एक्सप्लेन द टर्म बायोडायवर्सिटी विद सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, आप कर लोगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोडायवर्सिटी? नेम एंड डिस्कस द 3 हियरार्चिकल लेवल्स टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी। हियरार्चिकल लेवल्स बोल सकते हो या टाइप्स भी बोल सकते हो, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, तो उनको आप एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, वो टाइप्स में आ गया, हियरार्चिकल लेवल किसी एक को एक्सप्लेन करना है। देखिए 15 में आया हुआ है। राइट अ डिटेल नोट ऑन बायोडायवर्सिटी, बहुत कुछ फिर आप बता सकते हो। डिस्कस बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ सरफेस। ओके, ये चीज आपको बताना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन इथिकल वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी, आ गया ना इथिकल वैल्यू, तो यहाँ पे इथिकल वैल्यू को आपको समझाना होगा। पूरी बायोडायवर्सिटी की कहानी मत ले देना कि ये क्या है, इसके टाइप्स क्या, यहाँ पे सिर्फ इसकी इथिकल वैल्यू को आपको एक्सप्लेन करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीशीज। ओके, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आते ही है। एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज और एंडेमिक स्पीशीज, ये सारे पढ़ लीजिएगा, कोई ना कहीं कुछ ना कुछ इनमें पूछ ही लिया जाता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया, देखिए फिर से आ गया है ये। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। वो कौन से एंडेमिक स्पीशीज है, वो कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो अब नहीं है, पहले थे, उन सबको ढंग से आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर लॉस ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। ओके, डिस्कस स्टेप नीड टू प्रिवेंट देम, हमको वो जितने भी स्टेप्स हैं उनको भी बताना है इसमें। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है 16 में, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी एट 3 हियरार्चिकल लेवल। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। राइट इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे मालूम है आप सारे बच्चे कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन को बहुत समझ के जवाब दीजिएगा बच्चों। हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आर देयर इन इंडिया, कितने बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है उनको आपको एग्जांपल को समझाना है। फिर से आया व्हाट आर द मेजर बायोजियोग्राफिकल रीजन इन इंडिया। देखिए 22 में क्वेश्चन ये दो आए हैं, एक है हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आर देयर इन इंडिया, फिर एक क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर बायोजियोग्राफिकल। ओके, फिर एक क्वेश्चन देखिए 22 में फिर से पूछा गया है व्हाई इज इंडिया रिगार्डेड एज अ मेगा डायवर्सिटी नेशन। ठीक है, एन्यूमरेट द बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये भी आप देख रहे हो 22 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, वो जून की, देखिए आप 4 नहीं, हाँ 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, 22 में 4 क्वेश्चन आए हैं। हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन आर देयर इन दी वर्ल्ड। अब समझो, बाप रे बाप, मतलब कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। फिर देखिए आरजीपीवी का 2024 में पूछा है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडायवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, राइट इन डिटेल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। ये भी जून में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपकी। अब 23 में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई, रुक जाओ बेटा, why India is called as a mega biodiversity center, how many hotspot present in India। हॉटस्पॉट भी पढ़ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन करके भी आ सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंडेमिक स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज, एंडेंजर्ड एंड हॉटस्पॉट्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए 23 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। फिर आगे देखिए 22 में क्वेश्चन और पूछा गया है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, हाउ कैन बायोडायवर्सिटी भी कंजर्व्ड। मतलब 22 में 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपने देखा 3 यूनिट देखिए आपके तरीके से फिनिश हो गए, मतलब स्टार्टिंग की 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि आपके पास टाइम है सबसे पहले ये 3 यूनिट को कवर करो भाई, इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे ही जाएंगे। अब बचा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लेकिन अब जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, है ना, इफेक्ट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। तो यदि आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ लीजिएगा। नेम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। देखो पॉल्यूटेंट एंड पोल्यूशन में डिफरेंस है। पॉल्यूटेंट वो होते हैं जिनके कारण पोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट पूछे हुए हैं। मैंने कई बार देखा है बच्चों को पॉल्यूटेंट बोला है एयर, और वो एयर पोल्यूशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं भाई, पॉल्यूटेंट को, प्राइमरी सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है इसमें। फिर डिफाइन एयर पोल्यूशन, अब यहाँ पे पोल्यूशन को आप डिफाइन करोगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, हाउ यू विल क्लासिफाई एयर पॉल्यूटेंट। देखिए 9 में 12 में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट के क्या एडवर्स इफेक्ट है, नॉट एयर पोल्यूशन। ओके, फिर व्हाट इज एयर पोल्यूशन, अगेन क्वेश्चन है। क्लासिफाई वेरियस एयर पॉल्यूटेंट गिविंग एग्जांपल। डेफिनेशन एयर पोल्यूशन की है,
क्लासिफाई करने को बोला है एयर पॉल्यूटेंट, ओके राइट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों और फिर उसको एक्सप्लेन करिएगा। व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ NO एंड हाइड्रोकार्बन इन द एटमॉस्फेयर, राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ NO एंड हाइड्रोकार्बन, हाउ दीज आर कंट्रोल्ड। ठीक है, कितना अच्छा कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एक्सप्लेन 4 मेजर एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर कंसेक्वेंसेस ऑन लिविंग बीइंग्स, ये 2017 में क्वेश्चन है। व्हाट आर पार्टिकुलेट्स, क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। देखिए फिर राइट नोट शॉर्ट नोट ऑन फोटोकेमिकल स्मोक, ये 13 17 7 में भी पूछा गया है, फिर से पूछा गया है 14 में भी। डिस्कस द फोटोकेमिकल स्मोक, हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। मतलब आप देख रहे हैं बच्चों की ये क्वेश्चंस, मतलब ये चैप्टर जो है ऑलरेडी बहुत इजी है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको अच्छे से आप पढ़िए तो आपको इसमें भी आप कवर कर सकते हैं मार्क्स अच्छे तरीके से। फिर व्हाट आर वेरियस वाटर पोल्यूशन पे देखिए क्वेश्चन आ गया, एयर पोल्यूशन के सारे क्वेश्चन थे, अब वाटर पोल्यूशन पे आ गया। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट एंड डिफ्यूज सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पॉल्यूटेंट, ध्यान रखिएगा। Write short note on harmful effect of industrial waste water. फिर what are the common source of water pollution? Discuss various type of water pollution. 17 में पूछा गया है। Define water pollution, classify and discuss in brief. Okay, तो ये तो आप कर लोगे। कुछ घुमाऊ क्वेश्चन, वैसे इस वाले चैप्टर ज्यादा आपको टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपको फर्स्ट चैप्टर और बायोडाइवर्सिटी से आएंगे। Now, briefly discuss the composition of domestic and industrial wastewater. What is the basic difference between them? ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया है, BOD COD जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सॉइल, सॉइल के बारे में पूछा गया है, सॉइल पोल्यूशन क्या क्यों होता है, उसके रीजन बताने हैं आपको। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना। मेंशन द सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड देयर कंट्रोल, 14 में पूछा गया है। Describe the role of urban waste and modern agrotechnology in soil pollution. Give their adverse effect and controlling measure. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं, उस तरीके से आपको समझाने हैं। तो देखिए सॉइल पोल्यूशन के अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं सारे। तो ये आप देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द मेथड टू कंट्रोल थर्मल पोल्यूशन, ठीक है ना। ये देखिए जून 2022 में पूछा गया है, मतलब मैं 3 साल का बता रही हूँ, 22-23 में देखिए 24 में। एक्सप्लेन द टर्म सॉलिड वेस्ट, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन सोसाइटी। डिस्कस वेरियस मेथड फॉर डिस्पोजल, जितने भी इसके डिस्पोजल मेथड है, लैंड फिलिंग है, आप जानते हैं, इंसिनरेशन है, सारी मेथड को इसमें एक्सप्लेन करना है। राइट ब्रीफ नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए 24 में भी पूछा गया है। व्हाट आर द डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल कंटामिनेशन, हाउ मैनी हॉरिजन्स आर देयर इन लाइफ, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया 23 में। इसके अलावा देखिए हाउ कैन केमिस्ट, फिजिसिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट रिड्यूस डिजास्टर एंड क्राइसिस ऑफ लाइफ, ये भी देखिए दिसंबर 2023 में थोड़ा ये क्वेश्चन आपसे रीजनिंग टाइप का पूछ लिया गया। विच गैस डज नॉट कॉजेस एयर पोल्यूशन, कौन सी ऐसी गैस है जो एयर पोल्यूशन नहीं करती है। हु हैड कॉइन्ड द टर्म स्मॉग, स्मोक के बारे में किसने बताया, 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इम्पैक्ट डू ह्यूमन हैव एन एक्वेटिक लाइफ जोन, मतलब कि ह्यूमन के कारण एक्वेटिक लाइफ जोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो एक्सप्लेन करना है। 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन इन लिस्ट वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन गिविंग देयर एडवर्स इफेक्ट, हाउ वाटर पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज्ड। देखिए तो 22 के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ गए, 22 का इसमें 3 क्वेश्चन 22 में आए हुए हैं, 23 में भी 4 क्वेश्चन आए बच्चों, और 24 की यदि हम बात करें तो दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया हुआ है और एक जून 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सारे पढ़ने हैं। आपका ये लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर में जितने भी एथिक्स है वो सब आपको, मोरल एथिक्स, ये सब चीजें पढ़नी होती है। इसमें एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट है, सारे एक्ट को जानना होता है। तो सारी यूनिट को पढ़ने के बाद फिर इस पे आइएगा आप, और इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो लिखे ना, राइट ब्रीफ नोट ऑन एनवायरमेंटल एथिक्स, दैट इज वेरी नाइस। आप सारे एथिक्स को समझा सकते हैं इसमें। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ एथिक्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। क्लियर। डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझा लोगे, एसिड रेन समझा लोगे, ठीक है ना। फोटोकेमिकल स्मोक तो उसके लिए लास्ट चैप्टर में हो गया अपना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये इस चैप्टर से जरूर पढ़ लेना। इनमें से क्वेश्चन आने तो ये 3 क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कैसे होता है, इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल क्या है, सेम विद ग्लोबल वार्मिंग, सेम विद एसिड रेन।
ओके फिर देखिए व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस, नेम एंड डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट कैन बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। ओके देखिए ग्लोबल वार्मिंग पूछ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन देखिए एसिड रेन पे आ गया, और करके देखिए लिखा है व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट आर द कॉजेस। ये देखिए 2009, 10, 12, 17 सब में पूछा गया है। फिर ये क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एन एसिड रेन, ये भी क्वेश्चन हो गया। राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी है भाई, तो ये भी आपको पढ़ना तरीके से ध्यान रखिएगा। मतलब ये चार बड़े अच्छे हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग है। इनका डायग्राम बनाया, ये होते कौन है, इनकी इसमें इंपॉर्टेंट जो गैसेस हैं जिनके कारण ये हो रहा है वो बताइए, इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो बताइए, अब उसको कंट्रोल कैसे करोगे कुछ पॉइंट उसके लिख दो, पॉइंट कवर हो जाएगा आपका। तो देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन भी पूछा हुआ है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो इन तीनों पे क्वेश्चन, चारों पे क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसका मैकेनिज्म पूछा गया है। अब देखिए ये 16, 15, 14, 11 इसमें बहुत ज्यादा जून और दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रीफ डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है। गिव द प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। एक EI के ऊपर है, वो भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। डिफाइन EIA, enumerate and describe the various steps involved in EIA, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए कब आया है, 9 and 11 में आया है। EIA is an intrinsic link between economic growth, okay, and environment. Justify the statement, तो इसको थोड़ा justify करना होगा। State and discuss the content of an EIS for a project। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको 22, 23, 24 का दिखाती हूँ ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। 22 में देखिए क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, क्लियर है। जून में ही पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग भी, ओके। डिस्क्राइब द 10 वे टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, 2022 में ही पूछा गया है। व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, पब्लिक अवेयरनेस, देखिए 2022 में पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन 2024 में पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन 2024 में पूछा गया। ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो देखिए यहाँ पर 22 और 23 में आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्वेश्चन है, मतलब 22 और 24 में, मतलब यहाँ पर 23 में क्वेश्चन ही नहीं है। आप समझ रहे हो, 23 में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। 23 में मतलब दिसंबर और जून में क्वेश्चन ही नहीं आए हैं इस चैप्टर से आपको। और यहाँ पे देखिए 22 में जो क्वेश्चन है ये आपके सामने दिख रहा है, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और 24 में 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं जून में, और 22 में 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं जून में। मतलब आप समझ रहे हो कि भाई 23 में क्वेश्चन ही नहीं दिए इन्होंने। तो ये है बच्चों सारे के सारे आपके सामने नोट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये पूरे के पूरे नोट्स हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। और आई होप सो कि आपने क्वेश्चंस को देख लिया होगा। नहीं तो जब मैं समझा रही हूँ आप वीडियो को देखते हुए उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्लीज इस क्वेश्चंस को करिए, इन्हीं के तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसकी प्रिपरेशन कर ले जैसा मैंने आपको बताया है। तो 4 यूनिट 5 यूनिट की जगह पे पहले 3 को अच्छे तरीके से स्ट्रांगली पढ़ लीजिए। फिर 3 यूनिट से मैंने आपको बता दिया है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये 4 पढ़ लीजिएगा। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ लेना। माना कि 3 सालों में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पहले एक पूछा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डिस्पोजल की जितनी भी प्रोसेस है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए बच्चों ये आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं फटाफट ये वीडियो आप लोगों के लिए डाली हूँ, और उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। दूसरा अभी मैं फटाफट आप लोगों के लिए नेक्स्ट में जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें आपके 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। टाइम बहुत कम बचा है, ढंग से पढ़ाई कर लीजिए एंड स्टे इन ट्यून टू रुचि उपाध्याय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।